ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग लास्ट एक्सरसाइज का 2.6 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में 7th क्वेश्चन तक किया था। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 9 10 हम करेंगे तो हमारा सेकंड लेसन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। If they work together, they finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? ये वर्क वाला जो सिस्टम है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत ट्रिकी जाता है लोगों को, क्योंकि ये समझ में नहीं आता। तो इसको समझना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वर्क कितना काम किया, एक जन ने एक काम 5 दिन में किया, दूसरे जन ने वही काम 10 दिन में किया, तो दोनों जन मिलके वो काम कितने दिन में करेंगे? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे देखो, मान लो कौन है पहला? पिंटू। पिंटू कोई तो काम है और वो 2 दिन में कर रहा है। कोई काम है और वो 2 दिन में कर रहा है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में वो आधा काम कर रहा होगा। एक दिन में आधा काम कर रहा होगा, और 2 दिन में 2/2 मतलब 1, मतलब पूरा काम हो गया। ये आधा था, ये 1 हो गया। 1 मतलब पूरा काम हो गया, 0 मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ, आधा मतलब आधा काम हो गया, 1 मतलब पूरा काम हो गया। यानी 0 से लेके 1 तक का सफर। समझा? अब अगर मान लो पिंटू 2 दिन की बजाय 4 दिन में काम कर रहा है। कितने दिन में? 4। तो एक दिन में कितना काम हुआ रहेगा? 1/4। 2 दिन में कितना काम हुआ रहेगा? 2/4। 2/4 मतलब आधा। देखो ना, 4 दिन में काम हो रहा है तो 2 दिन में आधा काम तो हो जाएगा ना। लॉजिक समझा? 4 दिन में काम हो रहा है तो 2 दिन में, वो 4 दिन लगा रहा था तो 2 दिन में आधा काम तो हो जाना चाहिए ना। वो आधा आया कैसे? 2 दिन में मतलब 2/4। जो भी जितना दिन लग रहा है उसको नीचे लिखो। इधर कितना दिन लग रहा था? 2, तो नीचे 2। इधर 4 दिन लग रहा था तो नीचे 4। अब 3 दिन में कितना काम हो चुका रहेगा? तो 3/4 मतलब 75% काम हो चुका। और 4 दिन में कितना काम हो चुका रहेगा? 4/4 मतलब 1, यानी पूरा काम हो चुका। समझ में आई बात? यानी यहाँ तक क्लियर है कि जिसको जितना भी दिन लग रहा है, अगर मैं एक दिन का अगर उसका कैलकुलेशन निकालो तो एक दिन का क्या होगा? 1/टोटल डे। 1/टोटल डे जितना उसको लग रहा है। अगर मान लो मैं अगर एक काम 10 दिन में कर रहा हूँ, मतलब एक दिन में वही काम 1/10 हो चुका रहेगा। 10 दिन में देखो ना, 10 दिन में काम हो रहा है तो एक दिन में 10 का 1 हुआ रहेगा, है ना। 2 दिन में 10 का 2 हुआ रहेगा, तीसरे दिन में 10 का 3 हुआ रहेगा, और ऐसे 10वें दिन में 10 का 10 हो गया, मतलब एक काम कंप्लीट। समझे क्या लॉजिक? अब वही समझो, 2 दिन लगा रहा है काम को, ठीक है, तो 2 दिन लगा रहा है तो एक दिन में एक ही काम हुआ रहेगा, दूसरे दिन में दोनों का दोनों काम हुआ रहेगा, हो गया 2/2 1। क्लियर? अब वैसे ही समझो, मान लो 15 दिन लगा रहा है तो एक दिन में कितना हुआ रहेगा? 15 का 1 काम। 2 दिन में कितना काम हुआ रहेगा? 15 का 2 काम। 3 दिन में 15 का 3। ऐसे 15 दिन में 15 का 15 हो गया। धीरे धीरे करेंगे तभी ना 15 में 15 हो जाएगा। तो यानी हमें ना एक तो टोटल नंबर ऑफ डे दिया रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ डे से हमें एक दिन में कितना काम हुआ रहेगा वो निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत ईजी है, बस 1/टोटल। ठीक है, एक दिन का निकालना है ना, 15 दिन का निकालना था तो 15 लिख रहे थे, एक दिन का निकालना रहेगा तो 1 लिखेंगे, और नीचे कितना दिन लग रहा है वो लिख देंगे। ठीक है, ये लॉजिक है इसके पीछे का। तो अब देखो इन्होंने सवाल कैसा बनाया और हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ओके। सो पिंटू है और निशु है। पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु। पहले किसका निकाला है? हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। अच्छा, अलग अलग अगर दोनों ने काम किया तो पिंटू कितना दिन में करेगा वो काम, और निशु कितना दिन में करेगी वो काम। ठीक है, दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम किया है? फिनिश कितने दिन में किया है दोनों ने मिलकर? 4 दिन में दोनों ने मिलकर काम कर दिया है कंप्लीट। और उन्होंने कंपैरिजन में क्या दिया है कि पिंटू 6 दिन ज़्यादा लेता है निशु से। निशु भी जितना भी दिन ले रही है, तो हम कम कौन दिन ले रहा है? कम दिन कौन ले रहा है? निशु। तो मैं निशु को क्या ले लूंगा? x डेज, है ना। लेट निशु टेक x days to complete the work।
टू कंप्लीट द, ठीक है ना। therefore number of days, therefore to complete the work by, कौन है, बाय पिंटू कितना आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस, क्यों, क्योंकि 6 दिन वो क्या ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है, एक्स प्लस 6 डेज। अगर ये 9 दिन ले रही है तो 9 प्लस 6 15 दिन ये लेगा, क्योंकि 5-6 दिन ज़्यादा है ना। क्लियर हुआ है लॉजिक स्टार्टिंग का। जो सबसे कम है उसको एक्स ले लो, दूसरे का रिलेशन यूज़ करो। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन, अरे अगला पॉइंट क्या दिया, इफ़ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 डेज। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना पड़ेगा, वर्क डन, वर्क कंप्लीटेड बाय पिंटू, निशु लिखते हैं, वर्क कंप्लीटेड बाय निशु इन 1 डे, इन एक दिन में निशु कितना काम करती है, तो 1 अपॉन टोटल कितना दिन ले रही है, 1 अपॉन एक्स, यानी निशु एक दिन में 1 अपॉन एक्स काम कर रही है ना। और यहाँ पर एंड दूसरा क्या है, वर्क कंप्लीटेड बाय पिंटू इन 1 डे, वेरी गुड, 1 अपॉन एक्स प्लस, यानी ये एक दिन में कितना काम करती है और ये एक दिन में कितना काम करती है, ठीक है। और उन्होंने क्या दिया है, वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे, एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं। तो देखो दोनों मिलके, हाँ अब कैसा दिन, दोनों मिलके कितना दिन लगा रहे हैं, 4 दिन, दोनों मिलके टोटल कितना दिन लगा रहे हैं, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 4 का 1 करेंगे। क्लियर। तो ये 3 लाइन आपको लिखना ही है। वर्क वाला क्वेश्चन आया ना, काम वाला क्वेश्चन आया, तो आपको यूनिटी पे सम को सॉल्व करना है। किस पे, यूनिटी, मतलब एक दिन का हिसाब किताब से सॉल्व कर सकते हो आप। अगर 4 दिन ले रहा है फिर सॉल्व करोगे, नहीं, एक दिन में कितना काम कर रहा है पिंटू, एक दिन में कितना काम कर रही है निशु, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों, ये एक एक दिन का हिसाब मिल जाएगा ना, तब आप कोई भी हिसाब रहे निकाल लोगे। अब बाय गिवन कंडीशन, उन्होंने कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन क्या दिया, दोनों मिलके वो काम कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलके वो काम कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। यानी एक दिन में निशु ने इतना काम किया और एक दिन में पिंटू ने इतना काम किया, है ना। और दोनों मिलके एक दिन में इतना काम किया, यानी इसको और इसको प्लस किया तो ये मिल गया ना। तो बाय गिवन कंडीशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, खत्म, इतना ही था, समझा। ये 2 लाइन मेन, फिर उसके बाद ये 2 लाइन मेन, 2 लाइन एक्चुअली 3, क्योंकि दोनों मिलाकर भी है ना, बस ये 2 लाइन और ये 3 लाइन मेन था। अब इसके बाद कंडीशन लगाओ, दोनों को ऐड कर दो। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई और ये, तो एक्स प्लस 6 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, इसका सॉल्व करोगे तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 तो रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। तो 4 टू जा 8x, 6 4 जा 24 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब ये सबको इधर ला दो या तो उधर भेज दो, तो 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24। तो क्या आएगा बोलो, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, मतलब बड़ा नंबर माइनस, 8 में से गया 2, माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 24 1 जा 24, 24 का 2 फैक्टर क्या आएगा, 2 का गैप चाहिए तो 6 4 जा 2 का गैप आ गया ना, 4 और 6 में। तो क्या होगा इसका आंसर, ये बड़ा माइनस है और ये प्लस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x कॉमन ले लो, x माइनस 6 प्लस 4 कॉमन ले लो, x माइनस 6, ये सेम आ गया। देयरफॉर x प्लस 4 अकेला और x प्लस 6 अकेला,
ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 6। अब ये डे है ना, नंबर ऑफ डे निगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कांट बी निगेटिव, इसका मतलब -4, x -4 नहीं है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 6। मैंने इधर भी तुक्का सही आ गया क्या? अच्छा नहीं, मैंने इसको 9 और इसको 9 + 6 15 बोला था, ठीक है, उल्टा ही आया है, 6 और 6 + 6 12। ठीक है ठीक है, तो ये किसका डे आया? निशु का। एक्स डे ले रही है मतलब 6 दिन ले रही है। निशु कितने दिन में काम कर रही है? 6 दिन में। तो पिंटू कितने दिन में काम करेगा? 6 + 6 12। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसको हटा दो, therefore number of days taken by Pintu to complete the work is equal to x plus 6 is equal to 6 plus 6 is equal to 12 days। बस, और यहाँ लिख दो therefore Nishu takes 6 days to complete the work। ठीक है, क्लियर? पूरा समझा? वापिस एक बार बता दूं, इन्होंने ना क्या किया था, पहले लाइन में बताया था कि पिंटू निशु से 6 दिन ज़्यादा लेता है काम करने में, यानी निशु कम दिन लेती है। तो हमने निशु को x दिन ले लिया, पिंटू को x + 6 दिन ले लिया। पहला स्टेटमेंट से ये हुआ। दूसरा स्टेटमेंट में बोला कि दोनों जब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तो 4 दिन में काम हो रहा है, तो हम वो हिसाब किताब नहीं कर सकते सॉल्व, हमें एक दिन का हिसाब किताब चाहिए। तो पहले बताओ पिंटू कितना दिन ले रहा है? x + 6 दिन। निशु कितना दिन ले रही है? x दिन। यानी कि दोनों का अगर हम हिसाब किताब देखें तो एक दिन में पिंटू कितना काम करेगा? 1/x + 6। एक दिन में निशु कितना काम करेगी? x। मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 4 दिन में। तो वही दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर चुके होंगे? 1/4। 2 दिन में कितना काम कर चुके होंगे? 2/4। 3 दिन में कितना काम कर चुके होंगे? और 4 दिन में 4/4, यानी कि 1 हो गया काम। 4 दिन में हो गया ना काम। तो देखो अभी वन डे ये वन डे चालू है, वन डे मैच नहीं है, वन डे, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ो और ये निकालो, बस। इसमें डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम जैसा वो सब झोलझाल नहीं है, इन दोनों को जोड़ो, इसको इक्वल करो, खत्म। इसको किया और ये बाकी तो मालूम है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फैक्टराइजेशन से सम सॉल्व किया, खत्म। ठीक है, तो इसको लिख लो। ओके, सो अभी देखते हैं 9th क्वेश्चन। ये सबसे लास्ट ही क्वेश्चन समझ लो क्योंकि 10th वाला एक्टिविटी है। तो 9th क्वेश्चन क्या है? 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड द रिमाइंडर इज 1। समझ सको तो समझो। क्या बोला है? बहुत बड़ा लाइन बोल दिया। If 460 is divided by a natural number, the quotient is 6 more than 5 times the divisor and the remainder is 1। कुछ लोग बोलेंगे दूसरा क्वेश्चन देखते। तो फाइंड द क्वोशंट एंड डिवाइजर। क्या बोल रहा है? फाइंड द क्वोशंट एंड डिवाइजर। तो पहले दो चीज निकालना है, तो पहले एक चीज जो कम है उसको x लेना पड़ेगा। तो कौन कम है वो देखो। क्वोशंट इज 6 मोर, यानी क्वोशंट 6 ज्यादा है, तो कौन कम हो गया? डिवाइजर। तो डिवाइजर को मैं क्या ले लेता हूँ? लेट द डिवाइजर बी। समझा ना कैसे कर रहा हूँ मैं? लेट द डिवाइजर बी x। देयरफॉर क्वोशंट क्या हो जाएगा? नहीं, पहले देखो तो। Quotient is 6 more than 5 times the divisor। Quotient is 6 more than 5 times the divisor। क्या बोला? वापस देखो। Quotient is 6 more than 5 times divisor। जो वर्ड में लिखा है उसी को इक्वेशन में लिखा है, कुछ और कर है वही तो लिखा है उन्होंने। क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। डिवाइजर के 5 गुना से 6 ज्यादा है, यानी डिवाइजर का 5 गुना किया
अभी भी वो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, यानी इसमें और 6 जोड़ोगे तब जाके वो क्वोशंट के बराबर होगा, ऐसा बोला है। तो हमने डिवाइजर निकाल लिया, क्वोशंट निकाल लिया। अब रिमाइंडर वो क्या बोल रहे हैं, एंड रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर दे दिया है, कितना दिया है, 1 दिया है। और डिविडेंड कौन है, 460। रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 एंड डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हैं, तो किसको डिवाइड कर रहे हैं हम, 460 को डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो, अब इसमें तुम बोलोगे सर ये सब तो ठीक है, हमें पता चल गया, हमें रिमाइंडर पता है, डिविडेंड पता है, डिवाइजर पता है, क्वेश्चन पता है, लेकिन ये यूज कैसा होगा, हम आंसर की तरफ कैसे बढ़ेंगे। तो जब ऐसा कुछ हो, क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिवाइजर, डिविडेंड सब आ जाए, तो सबको मिलाकर एक फार्मूला है, मालूम है क्या फार्मूला है, क्या फार्मूला कोई बता सकता है, रुको रुको हाथ ऊपर करके बोलो, किसको फार्मूला मालूम, बोलो बोलो। ताली बजाओ भाई। देखो ये सबको पता है, ये गरीबों वाली ताली मत बजाओ। क्या है ये है, 0.5x में बजा रहा है पॉइंट बस खुद का रहता तो बराबर जोश आता फिर। हाँ तो ये फॉर्मूला एकदम एक्यूरेट था। क्या फॉर्मूला है बोलो, अभी भी नहीं आ रहा है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट। ये फॉर्मूला है, ठीक है। सिंस करो, सिंस मतलब क्योंकि हमें मालूम, तुम्हें नहीं मालूम था लेकिन फिर भी सिंस लिखना है, ठीक है। अब इस मामले में उसकी वैल्यू चुपचाप डाल दो, बाकी कुछ मत करो। तो क्या वैल्यू है बोलो, डिविडेंड क्या है 460, डिवाइजर क्या है x, क्वोशंट क्या है 6 + 5x, प्लस रिमाइंडर क्या है, क्या बात हो गया। अभी देखो 460 इज इक्वल टू x इंटू 6 6x प्लस 5 1 जा 5 x इंटू एक्स एक्स प्लस 1। अब इसको उधर भेज दो तो इधर हो गया 0, तो क्या हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर को इधर लिखूं मैं, 5x² प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460। क्लियर। अब इसको इधर उसको उधर कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो 5x² प्लस 6x, अब प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ा नंबर माइनस है, 459 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन लगाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। हाँ किससे डिवाइड करोगे, ये 6 होता है 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा ना। 5 और ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 5 भी आ जाए 6 भी आ जाए, ऐसा 1 ही है। 1 से डिवाइड करोगे तो मतलब क्या है। अच्छा सुनो, अब फैक्टराइजेशन लगाओगे तो इसको इससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 459 फायदा होता क्या, पहला वो देखो, कितना बेशर्मी की तरह देख रहे हो। अबे खुद देखो, खुद करो मल्टीप्लाई। 2245 क्या आया, 2245। लेकिन दिक्कत ये कि 2245 का डिवाइजर कैसा निकालोगे कौन सा ऐसा दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 2245 आ जाए, ये तो फैक्टराइजेशन हिला देगा। तो एक काम करेगा, ये बहुत ट्रिकी लग रहा है तो इसमें फार्मूला मेथड यूज करें, इजी हो जाएगा ना। अपने को सॉल्व होने से मतलब है, कौन सा मेथड लगाओ, मार्क्स थोड़ी काटने वाले। और फैक्टराइजेशन करने जाओगे ना इसका खत्म हो जाओगे। ऐसे कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो पहला तो फैक्टर यही है, 5 इंटू 459 है ना, पहला फैक्टर यही दोनों है क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आया है। लेकिन इन दोनों को सॉल्व कर प्लस या माइनस करके 6 नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इधर जिससे एक इधर मान लो 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करते जाऊँगा, तो ये घटते जाएगा ये बढ़ते जाएगा, तो एक ऐसा लेवल आएगा जब 6 का डिफरेंस आ सकता है ना। तो ये पहले देखो 4 5 4 9 9 9 18 18 मतलब 3 के टेबल में आता है, तो 3 से इसको डिवाइड करो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, जिससे डिवाइड करके उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी बनेगा। तो देखो 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 3 जा 9 153 और ये 15। अब देखो 15 गुणे 153, अभी प्लस करके भी 6 नहीं आ रहा है, माइनस करके भी 6 नहीं आ रहा है,
और कुछ देखते, 5 1 6 6 7 8 9, अभी वापस 3 से डिवाइड हो सकता है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 51 क्या आया, और 15 3 जा 45। अरे वाह, मिल गया, देखा। 45 और 51 में कितने का गैप है, 6 का गैप है, तो देखो मिल गया। ऐसे तुम लोग कर सकते हो। देखो मैंने क्या तरीका अपनाया, एक को डिवाइड किया, जो बड़ा है उसको छोटा करो, जो छोटा है उसको बड़ा करो, तो छोटा वाला इधर है, बड़ा वाला इधर है, तो ये कम होते और ये बढ़ते जाएगा ना, तो एक लेवल आ जाएगा जब वो 6 का गैप आ जाएगा। तो ये तरीका अपना सकते हो। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा था तो कर किया मैंने, वापस 3 से हो रहा था तो वापस 3 से किया, जरूरी नहीं है। अगर ये 3 के बाद ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से करते, लेकिन यही याद रखना कि अगर इसे 2 से डिवाइड कर रहे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तब तो हमें फैक्टर तो मिल गया, लेकिन क्या करना है फिर, मैं इससे कर दूं या करूं फार्मूला मेथड से, नया मिलेगा तो फार्मूला मेथड लगा देते हैं। वैसे मैंने फैक्टराइजेशन से बता दिया है, -51 सॉरी +51 -45 करके ये कर सकते हो, लेकिन हम फार्मूला मेथड करते हैं। अच्छा, फार्मूला मेथड क्या है मालूम है ना, कंपेयरिंग है ना, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ए, क्या मिला, a equals to 5, b equals to 6, c is equal to -459, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर -4ac, याद है क्या, भूल गए, तो 6 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू -459, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, 20 इंटू 459, 18 20 है ना, एक जीरो लगा दो, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 11, 2 4 जा 8 9, 9180। इसको इससे ऐड किया तो क्या मिलेगा, 9216, है ना, है ना। अब 9216 किसका स्क्वायर है, तो पहला तो ये देखो 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900, ये 9000 है। चलो एक काम करो, 100 का स्क्वायर बताओ, 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10,000 होगा, 100 का स्क्वायर 10,000 और ये 9000 है, मतलब 100 के स्क्वायर से कम। तो एक काम करते हैं, 90 का स्क्वायर देखते हैं, 90 का स्क्वायर, इधर भी दिमाग ही है बे, 8100, 9 का स्क्वायर 81 और एक जीरो का 2 जीरो, तो 8100 हो गया, लेकिन ये 9200, यानी 90 और 100, समझ में आ गया, और 100 के बीच में कोई तो है। अब एक चीज मालूम है क्या, लास्ट में 6 है ना, तो किसके स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लास्ट में 4 आता है, नहीं 92 नहीं, 91 के स्क्वायर में 1 बन जा 1 आता है, ये 1 नहीं है। अच्छा 91 नहीं, 92 नहीं, 93, 93 देखो, तो 93 के स्क्वायर में 3 3 जा 9 नहीं, 94 के स्क्वायर में 4 4 जा 16, तो 94 का स्क्वायर एक बार चेक करते हैं, 94 इंटू 94, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 72 73, 9 9 जा 81 प्लस 7 88, अरे ये तो 8000 में आया, और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, तो 4 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है बराबर, लेकिन ये सूट नहीं कर रहा है। अब एक और नंबर है, देखते देखते, 6 6 जा 36, 6 के स्क्वायर में, तो अभी 94 नहीं हुआ तो 96 पक्का रहेगा, कि अभी 95 देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 5 जा 25, लास्ट में 5 होना चाहिए, 5 है ही नहीं, तो 96 देखेंगे, तो 96 इंटू 96, 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 9 जा 54 प्लस 54, 108, 108 प्लस 3 111, 11 9 9 जा 81, 91 92 आ गया ना, 9216, यानी किसका स्क्वायर है, 96 का। तुम लोग कहाँ 30 का स्क्वायर, फिर 31 का स्क्वायर, फिर 32 का स्क्वायर, ऐसे ही करते हो ना। देखो 9000 है, इसका मतलब भैया 30 का स्क्वायर क्या है, पहले वो बताओ, 900, 900 और ये कहाँ 9000, यानी 30 के रेंज में कोई नहीं है, 40 भी नहीं होगा, 50 60 70 भी नहीं होगा, 100 देख लो, तो 100 का रेंज, 100 का स्क्वायर जब निकाला तो 10,000 आया, और ये 9000 है, यानी 100 से थोड़ा सा कम, 100 से थोड़ा कम क्या ले लिया, 90 ले लिया, तो 90 का स्क्वायर देखा तो वो आ गया 8100। अभी 8100 बहुत कम हो गया ना 9000 से, यानी इसका मतलब 8000 और 10,000 के बीच में ही आता है 9000, मतलब 90 स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में कोई तो होगा, और 90 और 100 के बीच में सिर्फ 2 ही नंबर ऐसा रहता है जिसके लास्ट में 6 आता है, एक 94 एक 96, लेकिन 94 में आ नहीं रहा था तो 96 देख लिया तो 96 में आ गया, ऐसे ट्राई एंड एरर करना पड़ेगा।
फार्मूला मेथड तो बाय फार्मूला अब तुम x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी क्या आया -6 प्लस माइनस अंडर रूट क्या है 9216 अपॉन 2 5 10। ठीक है, अब देखो -6 तो वैसे ही रहेगा है ना, ये किस इसका रूट क्या आया था 96 है ना, अपॉन में 10 है ना। अब देखो एक क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -6 प्लस 96 अपॉन 10 या फिर क्या हो जाएगा -6 माइनस 96 अपॉन 10, यही होगा। तो यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 अपॉन 10 है ना, या फिर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -102 है ना, 102/10। 90 अपॉन 10 मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू क्या हो गई 9 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई। इसको देखो पॉइंट में मत आंसर लाना, फ्रैक्शन में लाना। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, -51/5। लेकिन x क्या है भैया, x एक डिवाइजर है। उन्होंने देखो साफ साफ बोला है वहाँ पे कि इट इज डिवाइडेड बाय 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर ये माइनस में होता है क्या, नेचुरल नंबर माइनस में होता है, तो यहाँ लिख दो साफ साफ -51/5 इज नॉट अ। सब कुछ उन्होंने ट्रिक दिया रहता है, एक वर्ड का अहमियत दिख रहा है यहाँ पे। नेचुरल शब्द बोल दिया मतलब ये कट गया, यही बचा। तो ये बात ध्यान में रखो, इज नॉट नेचुरल नंबर मतलब x की वैल्यू -51/5 नहीं है ना, नहीं है। इसका मतलब देयरफॉर x कितना हो गया 9, मतलब किससे डिवाइड किया था इसको 9 से। 460 क्या था, 460 को 9 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा 9 5 जा 45, 1 और 0 9 1 जा 9, 10 में से 9 गया 1। देखो रिमाइंडर 1 आ रहा था, देखो आया रिमाइंडर 1। डिविडेंड 460 था, 460 है। डिवाइजर x की वैल्यू अभी हमने निकाला 9 आया। और कोशंट बोल रहा है कि डिवाइजर का यानी 9 का 5 गुना करो और 6 से प्लस करो, तो 9 5 जा 45 प्लस 6 देख रहे हो सब कुछ सेट है, एक चीज मिल जाता है सब कुछ एकदम सेट है। ठीक है, और यहाँ कहीं गड़बड़ी हो रहा है मतलब आपका आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, तो ये चेक करने का एक तरीका है, मैंने चेक किया मेरा सब सही आ रहा है, सब कुछ सूट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या निकालना था मुझे, डिवाइजर ना, फाइंड डिवाइजर एंड कोशंट। तो डिवाइजर क्या आ गया, देयरफॉर डिवाइजर इज 9 और कोशंट देयरफॉर कोशंट इज इक्वल टू है ना, कोशंट इज इक्वल टू क्या है 6 प्लस 5x, मतलब 6 प्लस 5 इंटू 9 मतलब 6 प्लस 45, 6 प्लस 45 50। देयरफॉर कोशंट इज 51। हो गया ये सम सॉल्व, पास करो। ओके, सो फाइनली अभी हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखो एक डायग्राम में ना उसमें ट्रेपेजियम दिया है, ठीक है, ये ट्रेपेजियम है और एक उसकी हाइट है। हाइट हमेशा 90 डिग्री में ही होती है, सिमिलैरिटी में पढ़ ही लिया होगा। हाइट को टेढ़ा नहीं नापते, हाइट को सीधा नापते हैं ये है x -4, ये है x, ये है x -2, ये है 2x + 1, सब कुछ दिया है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब आइसोसेलेस साइड है, ये x -2 है तो ये भी x -2 ही होगा। ठीक है, और नाम क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम है और कौन सी पैरेलल साइड है ए बी। देखो एक ट्रेपेजियम में ना सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होता है, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता। देखो ना ये पेयर पैरेलल है,
कभी मिलेगा नहीं, है ना। लेकिन ये पेयर देखो, यानी ये वाला साइड पैरेलल नहीं है, ये वाला साइड पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम में ना एक ही पेयर पैरेलल होता है, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता। इसलिए हमें ट्रेपेजियम लिखने के बाद कौन सी साइड पैरेलल है वो भी बताना पड़ता है। तो हमने बता दिया, ठीक है। राजी खुशी, बोलो राजी खुशी, ठीक है। अच्छा, एरिया भी दिया है उन्होंने 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द फिगर, ठीक है। देखो सब कुछ डब्बा में दिया है ना। ये सब हमने ऑलरेडी लिखा ही है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू बेसन। कहाँ नीचे 4 देगा, अभी बेसन का हाइट निकल जाए इतना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। याद आया कि डोकेप लगाओ 2-4। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब पैरेलल साइड कौन है, ये दोनों। तो इन दोनों को जोड़ दो, ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट। हाइट तो तुम्हें दिख रहा है ना, ए एम। अब कोई बोल नहीं सकता ए डी हाइट है, तो वो ए डी है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ मैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी, है ना, इंटू साइड हाइट क्या है, ए एम। डब्बा किसको था उधर, ए एम को, तो ए एम डब्बे में आ गया, ठीक है। अब इन सभी की वैल्यू हमें दी है, देखो एरिया की वैल्यू दी है 33 लिखा, और इधर हाफ तो है। ए बी की वैल्यू क्या है, देखो ए बी एक्स, सी डी वैल्यू क्या दिया है 2x प्लस, क्लियर, इंटू ए एम क्या दिया है x माइनस 4। कोई दिक्कत? डब्बा किधर है, इधर डब्बा है। तो डब्बा भरते जाओ अपने हिसाब से। ये मैं वापिस से वही स्टेप कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने उसको शॉर्ट कर दिया। अच्छा हाँ, ये किया। अभी देखो डिवाइड बाय 2 है, यहाँ गया तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, मतलब 33 इंटू 2 मतलब क्या हो गया 66। ये डब्बा में। अब ये 2 उधर गया, 1 का कुछ कीमत रहा नहीं, तो सिर्फ यही लिख दो। x प्लस 2x क्या हो गया 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस। डब्बा किसको है, ये डब्बा में है, ये डब्बा में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3x इंटू एक्स मालूम है ना, 3x एक्स माइनस 4 प्लस 1 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 66, याद है। इसका एक लिया, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, और इसका प्लस 1 लिया, दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, और इक्वल टू 66, ठीक है। 3x इंटू एक्स, 3x का होल स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12x प्लस 1 इंटू एक्स 1x माइनस 4 1 जा 4 इक्वल टू 66। डब्बा किसको है, अभी सॉल्व ही नहीं हुआ, डब्बा सॉल्व करना पड़ेगा। और 3x स्क्वायर उन्होंने डायरेक्टली किया, माइनस 12 प्लस 1 माइनस 11, है ना। और ये 66 को इधर ला दो, 66 को इधर लाया तो माइनस 4 माइनस 66 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा बोलो, 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अब बताओ डब्बा किसको है, लेकिन वो 11 प्लस में क्यों लिखा है उन्होंने, अच्छा उन्होंने लगता है ये वाले स्टेप में वो, ठीक है। इधर कहीं तो होंगे, हाँ इधर कहीं तो होंगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अपना करते जाओ, वो लोग बीच में खो गए, जाने दो। अब आगे 3x इंटू
3x प्लस 1 x माइनस 4 है ना, 3x प्लस 1 x माइनस 4, हाँ 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 66। ये इधर आया -70 हो गया, -11 हो गया, बराबर है। छोड़ो, आगे चलो, आगे करते रहो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फैक्टर क्या आएगा बोलो, 73 जा 21, 210 आया, 210 का क्या फैक्टर आएगा, 21 10 जा 21 को 10 से माइनस किया तो क्या बचता है 11, आ गया ना। ये माइनस है तो ये भी माइनस और ये प्लस, तो क्या लिखेंगे बताओ फिर, 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर ना। अब यहाँ करो सॉल्व, यहाँ आगे सॉल्व करेंगे तो 3x कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 7, x माइनस प्लस 10 ले लिया तो यहाँ क्या बचा x माइनस 7। ठीक है, सेम सेम आ गया। अब ये बचेगा 3, अभी डब्बा किधर था, डब्बा डब्बा डब्बा, हाँ ये देखो, ये एक डब्बा हो गया और ये एक डब्बा हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद हो जाएगा 3x प्लस 10 एक अलग हो जाएगा, x माइनस 7 अलग हो जाएगा, ये हो गया एक डब्बा। अब दोनों की वैल्यू 0 है ना, 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये एक डब्बा इधर है। तो क्या है आगे, x इज इक्वल टू माइनस 10/3 एक हो गया, या फिर इधर x इज इक्वल टू 7, इसको डब्बा हो गया आगे। बट लेंथ इज नेवर निगेटिव, लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो देयरफॉर ये वाली वैल्यू कट गई है ना, और फिर x की वैल्यू कौन मान गई, ये वाली, बस हो गया सॉल्व, है ना। तो ए बी की वैल्यू क्या, x किसको माना था हमने, x ए बी को x माना था, तो ए बी क्या आ गया, ए बी आ गया 7, और सी डी क्या है, सी डी 2x प्लस 1 मतलब 7 का डबल 14 प्लस 1 15, तो सी डी क्या हो गया 15। और अगला क्या है बी सी, ए डी और बी सी, ये तो x माइनस 2 है ना, 7 में से 2 गया 5, तो ए डी और बी सी क्या हो गए 5। सेंटीमीटर दिया है क्या क्वेश्चन में, हाँ तो यहाँ सेंटीमीटर डाल दो, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑल द एक्सरसाइज ऑफ द सेकेंड लेसन, और ईच एंड एवरी सम, हर एक सम, एक भी सम हमने छोड़ा नहीं है, सारे सम को सॉल्व किया है। अभी आपका जिम्मेदारी क्या होता है कि हर एक सम का प्रैक्टिस करो, आने वाले इस वीकेंड में या अगले वीकेंड में, मोस्ट प्रोबेबली इसी वीकेंड में टेस्ट रहेगा, तो इसका प्रैक्टिस करो। आपको क्या करना है, सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, 2-3 बार करो, जब तक नहीं समझ में आए तब तक करो, और उसके बाद जो सॉल्व एग्जाम्पल है ना एक्सरसाइज के पीछे, वो भी आपको उतना ही अच्छे से आना चाहिए। क्यों, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोर्ड एग्जाम में सॉल्व एग्जाम्पल से भी आते हैं, मिसलेनियस से भी आते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आता है, तो एक बार मिसलेनियस देख लो, ठीक है, सर पे हाथ रख दोगे, इतना भी हार्ड नहीं है, अच्छे से आ जाएगा। मिसलेनियस करो और प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। तो 3 चीज़, एक एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल और मिसलेनियस, तो ये सब अच्छे से, तीनों चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आपका सेकंड लेसन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो थैंक यू।